उधर ले लो। कुर्सी है उधर। आया ले प्लग ले लो प्लग। आ जाएगा प्रवीण भैया। ले रोहित भैया दे उनको। आऊं क्या? उधर से ले लो, आपको उस साइड दे दो, वहाँ खोल दिया। उसको दे दो। ला दे। हाँ वो थोड़ा इधर वाइट वाला। मेरी आ जाए ना। हो गया? चालू कर दिया देखो। इसको ऊपर बंधवा दो ना यार। अरे बंदा भैया इसको ऊपर बांध दो ना। अरे ऊपर बांध दो। अरे जमीन पे कट जाएगा वो फालतू दिक्कत आएगी। ये वायर में दम थोड़ी है। नहीं चलेगा भैया गाड़ियाँ निकलेगी कट जाएगा गाड़ी निकलने से। ये रवाती टंक लगा दो यार। बात तो ये है ये घास कटिंग करनी गुल्लू को How are you? Hi, Uber. Morning. ये व्यवस्थाएं सब थोड़ा सा पहले करके रखना चाहिए। ये समय खराब होता है। क्या हाल है? ये सारी एक्सरसाइज भूपेन जी बहुत पहले की है। कल इसीलिए विजिट किया था। ये सब एक्सरसाइज पहले हो जानी चाहिए। अब समय खराब हो रहा है। बिना माइक के कर सकते हैं स्टार्ट। हाँ बेहतर है हम लोग शुरू करें। आप लोग शुरू करिए। आ जाए बैठे। स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी आज का जो सेशन है हमारा वो इंट्रोडक्टरी है और इसलिए हम खास तौर से आज बात ही करेंगे। सब्जेक्ट को एलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे ताकि समझ के विषय में प्रवेश किया जाए। बगैर समझे किसी भी काम में प्रवेश करना मूर्खतापूर्ण है। तो पहले समझे हम क्या करने आए हैं, क्यों करने आए हैं। तो जो विषय जिस पर हमने पूरे अगले सत्र में बात करनी है वो विषय क्या है? प्राणायाम। बात तो स्पष्ट है, सबको यही संदेश है कि हम प्राणायाम के विषय में अगले पूरे सत्र में 15 दिन ये बात करने वाले हैं। तो इसके शब्दार्थ क्या है? पहले शाब्दिक अर्थ समझ लें। तो ये संधि शब्द है। प्राणायाम दो शब्दों का जोड़ है, मेन प्राण धन आयाम। आयाम ये चीज इंगित करता है, ये इंडिकेट करता है कि प्राण शुड बी सच एन एलिमेंट विच इज मल्टी डायमेंशनल। एक बहुआयामी तत्व है जिसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। वो क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं उन सबको जानना, और अब ये भी मुश्किल है।
मेरा हाथ एंगेज हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। स्टैंड की जरूरत है। इतने कम लोगों में जरूरत हाँ, जरूरत नहीं, इसको रहने ही दें। जरूरत नहीं। वो मेरा फ्लो चेक हो जाएगा। तो हम जिस प्राण की बात कर रहे हैं, रहने दो, मैं परेशान होगा। नहीं आप करते हो। हाँ, नहीं मैं डिस्टर्ब होता हूँ, आप चलिए, इसको ठीक हटाई दो बिल्कुल, ठीक। कोई जरूरत नहीं। तो हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो प्राणायाम है। प्राणायाम एक बहुआयामी तत्व है और इसके जो विभिन्न आयाम हैं उन सारे आयामों की हम आगे बात करेंगे। इसलिए हमने एक स्लोगन दिया है इसको समझने के लिए। प्राणायाम इज ए जर्नी फ्रॉम नो ब्रीथ टू नो ब्रीथ, जिसका पहला नो है KNOW। वी शुड नो द ब्रीथ एंड देन नो ब्रीथ, आखिर का NO, नो ब्रीथ। एक ऐसी स्थिति जहाँ जीवन श्वास का गुलाम न हो। अभी तो श्वास की गुलामी है। बिना श्वास के आप जीवन की कल्पना कर सकते हो? जीवन का प्राथमिक लक्षण वही है, जीव मात्र में। और ये जो हम देख रहे हैं, हमारा जो ये सुपरफिशियल विजन है कि हम केवल जीवों में श्वासों के रूप में प्राण को देख रहे हैं। माने श्वास क्या है? श्वास क्या है? वायु का आना और जाना। कितनी सिंपल बात है। Why are you confused? श्वास क्या है? वायु का आना, वायु का आना और वायु का चला जाना। तो सबसे पहला निष्कर्ष तो ये निकला कि वायु प्राण होना चाहिए, क्योंकि वायु के बगैर प्राण की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई कल्पना? इस तथ्य को परखो, क्या वास्तव में वायु प्राण है? अगर ऐसा होता तो ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद जहाँ वायुमंडल का घेरा थोड़ा छिछला होता है, थोड़ा उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, क्यों श्वासें रुकने लगती है? क्यों दम घुटने लगता है? आप केदार से ऊपर गोमुख की तरफ जाओ, कई लोगों को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है उस समय, मेडिकल सपोर्ट की। क्या चीज़ है? ऑक्सीजन, ऑफकोर्स। वायु, ऑक्सीजन। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि समग्र वायु जो इस वायुमंडल में मौजूद है, वो समग्र वायु तो प्राण नहीं है, लेकिन एक उसका सूक्ष्म सा अंश, एक छोटा सा तत्व जिसको हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं, वो प्राण वायु कहलाता है। इसीलिए उसका नाम प्राण वायु। जैसे ही उस व्यक्ति को जो श्वासों में बड़ी कमी महसूस कर रहा था, ऑक्सीजन मिलते ही वो फिर एनर्जेटिक हो जाता है, उठ करके खड़ा हो जाता है, फिर चलने दौड़ने लगता है। और मना कर दिया सर ने। तो सारा वायु अगर प्राण नहीं है तो ऑक्सीजन तो जरूर प्राण होना ही चाहिए, कि कोई डाउट है इसमें? अभी हमने कोविड में तो भुगत लिया ना इसको बहुत अच्छे से। एक एक कतरा हवा के लिए कैसे तड़पे हैं लोग, वो बयान नहीं किया जा सकता। वो स्मृतियाँ प्रभु सब की भुला दे। वो बहुत हृदय विदारक दौर गुजरा है। तो एक बात समझ में आती है कि शायद, अभी भी मैं शायद शब्द का उपयोग करूंगा, कि शायद ऑक्सीजन प्राण हो। आपको क्या लगता है? आप तो बिल्कुल निश्चित हो, ऑक्सीजन के बगैर तो जीवन कैसे संभव है? जिसको ऑक्सीजन ना मिले तो उसका जीना कैसा संभव है? तो चलो इस तथ्य के लिए अपन थोड़ी सी एनालिसिस करें। जो अंदर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वायु के रूप में। आपका शरीर जिसको ग्रहण कर रहा है, आ तो समग्र वायु रहा है। फेफड़ों तक तो बाहर जो भी मौजूद है वातावरण में, वो सब अंदर जा रहा है, चाहे वो पॉल्यूशन भी है तो भी जा रहा है। तभी तो पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जा तो सब रहा है।
पर आपका शरीर जिसको रिसेप्ट करता है वो है केवल ऑक्सीजन। आपके फेफड़ों में ये मैकेनिज्म कुदरत ने बना रखा है, डिफ्यूजन की क्रिया होती है, आपके ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजनेट होकर के आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आपकी एक एक कोशिका तक, उनकी पहुंच कहाँ तक है? आपके एक एक सेल तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब हो क्या रहा है, ये क्यों आया? हर आने वाली श्वास के बाद श्वास का चला जाना निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत, केवल मृत्यु ही उसको रोकती है, वरना तो हर आने वाली श्वास के बाद उसका जाना सुनिश्चित है, और जाने वाली हर प्रश्वास के बाद अगले आने की संभावनाएं बनी हुई। तो ये जब आने के बाद चला जा रहा है तो क्यों आ रहा है और क्यों जा रहा है? आ भी वायु रहा है, जा भी वायु रहा है। जब उसको चले ही जाना है तो आ क्यों रहा है? कोई प्रयोजन? हम जन्म लिया तब से श्वास चल रहा है हमारा। हम कहते हैं श्वास ले रहे हैं, ले नहीं रहे। लेने की तो हमारी आपकी सामर्थ्य ही नहीं। आपकी हमारी क्या हस्ती कि हम श्वास ले सकें? वो तो चल रहा है, इट्स मूविंग ऑन फ्रॉम राइट फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, आखिरी सांस तक ये चलता रहता है। तो जब उसको चले ही जाना है तो आ क्यों रहा है? कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा। ये जो आपकी एक एक सेल में स्प्रेड हो जा रहा है, वहां से ये डीऑक्सीजनेट हो रहा है। माने वो जो ऑक्सीजन इसने फेफड़ों से ग्रहण किया था उसको कोशिकाएं ग्रहण कर ले रही। जो कुछ ग्रहण कर रही है उसके बदले में कुछ दे भी रही। आप हम सब अच्छे से जानते हैं, प्राइमरी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ रखा है, आने वाली श्वास में जो मूल तत्व है जो अंदर आ रहा है वो है ऑक्सीजन, और जो जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। C has added with it। किया क्या है? एक्सचेंज। ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन ने वहां मौजूद कार्बन के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेता है, उसको ग्रहण करता है, और फिर वो हमारी वेन्स के थ्रू ट्रेवल करके हार्ट की तरफ आ जाता है, हार्ट से लंग्स की तरफ, और लंग्स से एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस हर श्वास में चल रही है। कितना मैकेनिज्म है, लेकिन सारा कितना साइलेंटली वर्क करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर ये क्रिया चल रही है, बिना एक क्षण रुके। आप चाहो तो भी, न चाहो तो भी, आप करो तो भी, नहीं करो तो भी, श्वास तो आ और जा रहा है जब तक जीवन है। तो ये श्वासों का आना जाना। एक तथ्य समझ में आता है, क्या ऑक्सीजन अगर प्राण होता, जिस विषय को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीजन, क्या वो प्राण है? अगर वो प्राण होता तो हम सब प्राणवान हैं। वो आया हुआ अंदर अंदर कायम रहना चाहिए, तभी तो जीवन कायम होगा। अगर वो प्राण है, लेकिन वो कहाँ रुका? वो तो एक और साथ लेकर के बाहर आ गया। वो खुद अंदर गया और जो कुछ अंदर मौजूद था उसको साथ लेकर के बाहर आया, कुछ एडिशनल वापस बाहर आया। तो हम ऑक्सीजन को भी प्राण नहीं कह सकते, वो तो जरिया है। ये किसको बाहर लेकर आ रहा है? कार्बन को। कार्बन इज बेड कंडक्टर टू एनर्जी। कार्बन की उपस्थिति से ऊर्जा के प्रवाह में बाधा आती है। ये सर्वमान्य तथ्य है। उसकी रासायनिक गुण है, उसका भौतिक गुण है। अगर बिजली के तार के बीच में आप एक कार्बन का टुकड़ा ज्वाइंट कर दो, आगे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। रेजिस्टेंस इसी प्रिंसिपल पर बनाया जाता है। तो ये कार्बन कहाँ से आया? ड्यू टू मेटाबॉलिज्म एंड ड्यू टू डाइजेशन। दो प्रक्रियाएं ऊर्जा ग्रहण करने के लिए हम एक तो वायु ग्रहण कर रहे हैं और दूसरा आहार ग्रहण कर रहे हैं। इन दोनों का शोधन होता है शरीर में।
तो ग्रहण किए हुए वायु में से तो केवल ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाता है शरीर के द्वारा, और ग्रहण किए हुए आहार का रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा शोधन होता है पूरा। ये जो शोधन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थ जो अनुपयोगी हैं शरीर के लिए, वो निकाल करके अलग कर दिए जाते हैं और उनको ड्रेन आउट किया जाता है अलग अलग शरीर के हिस्सों से। वो सिस्टम बना हुआ पूरा, नाखून निकल रहे हैं, बाल निकल रहे हैं, स्वेद निकल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, पसीना आ रहा है, मलमूत्र निकल रहा है, ये सब ड्रेनेज सिस्टम है शरीर का। ड्रेन आउट किया जा रहा है, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उन सबको शरीर निकाल फेंकता है। कुछ कुछ माइक्रो पार्टिकल्स हमारे सेल्स में स्टोर हो जाता है। ये माइक्रो पार्टिकल्स ही कार्बन है, और ये जब सेल में स्टोर हो जाता है तो सेल को एनर्जी का सप्लाई रेजिस्ट कर देता है, और ये एनर्जी का सप्लाई रेजिस्ट होते ही उसके फंक्शन सस्टेन हो जाते हैं। अगर वहाँ से कार्बन को न हटाया जाए तो वो सेल क्या होगा, इट विल इनएक्टिव, मानी डेड, वो मृत हो जाएगा। तो अगर ये व्यवस्था न की गई होती कुदरत के द्वारा कि ऑक्सीजन वहाँ जाए, कार्बन को उसके साथ में जोड़े और लेकर के बाहर आ जाए, तो हमारा जीना असंभव था। तो हमारे जीने का आधार ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन वो मददगार जरूर है, वो मददगार जरूर है जीने। तो इसलिए ऑक्सीजन को भी प्राण नहीं मान सकते। अब ऑक्सीजन ने जिस तत्व को हटाया और जो स्थान किया है, वो किसके लिए किया? अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ एनर्जी, धारा प्रवाह ऊर्जा जिस मैकेनिज्म की तरफ दौड़ती रहती है उसको चलायमान रखती है, एक्टिव रखती है, काम करने लायक रखती है। जिस अभी जैसे ये माइक जोड़ रहे थे, बीच में तार अगर कट हो जाए, ठप हो जाएगा सारा मामला। लेकिन क्या तार को आप विद्युत कह सकते हो? तार तो एक जरिया है ना, केवल एक 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 मीडियम, एक माध्यम है जिसके थ्रू हमने उसको एक डायरेक्शन दिया कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करके पर्टिकुलर अप्लायंसेस को। अब वो हीटर भी उसी, वही इलेक्ट्रिक करंट हीटर को भी चला रहा है, कूलर को भी चला रहा है, पंखे को भी चला रहा है, बिजली के बल्ब भी जल रहे हैं, पर अल्टीमेट क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी। तो कार्बन को हटाने के लिए जो भूमिका ऑक्सीजन की थी, वो इसलिए थी कि हमारे ऑर्गन्स की तरफ एनर्जी का फ्लो अनइंटरप्टेड होता रहे, ताकि उनके फंक्शंस नेचुरली काम करते रहे। और ये फंक्शंस अगर इंटरप्ट होते हैं तो ही रोग होते हैं शरीर। अगर पेनक्रियास काम करना बंद कर देते, इंसुलिन बनना बंद हो गया, आपको यू बिकम डायबिटिक। तो ऐसे हमारे शरीर के जिस जिस अंग की तरफ उसके फंक्शंस इंटरप्ट होते हैं, एनर्जी फ्लो नहीं होता प्रॉपर, वो रोगग्रस्त हो जाते हैं, फिर उनकी चिकित्सा करनी पड़ती। तो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ एनर्जी इज द हेल्थ। वो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ एनर्जी इज प्राण। क्या है प्राण? उसको जानो तो सही कि प्राण है क्या। तो ये कितना मल्टी डायमेंशनल, इसकी कल्पना कर सकते हो आप? प्राण कहाँ है और कहाँ नहीं है, कहाँ मौजूद है और कहाँ नहीं। तो एक इमेजिनेशन आपको, हमने बचपन से प्राइमरी क्लासेस से एक साइंटिफिक फैक्ट समझ रखा है, पढ़ रखा है। वो क्या है? ये सम टोटल फिजिकल वर्ल्ड, ये पूरा जो भौतिक जगत है, जिसमें जीव जगत, जड़ जगत, वनस्पति जगत, सब कुछ इंक्लूड किया, उस सब का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ दिस होल फिजिकल वर्ल्ड, वो क्या है? सबसे सूक्ष्म तत्व क्या है? एटम। एटम, परमाणु, जो इंडिविजिबल है, आगे उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता फर्दर। उसकी स्ट्रक्चर आपको सबको पता होगी, हमने सबने पढ़ रखा है। एक नाभिक है, न्यूक्लियस,
electrons, protons, neutrons, they are ever moving around the nucleus. ये पत्थर में भी होगा, जड़ पदार्थों में भी, वो भी तो बने तो कुछ एटम्स को मिलाकर, कुछ मॉलिक्यूल्स को मिलाकर के एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ऐसे हमारा ऑर्गेनिज्म भी सेल्स से बना है। तो ये जो संरचना है ये क्या दर्शा रही है? जहां आप देख पा रहे हो वहां ही गति केवल अकेले नहीं है, गति वहां भी है जहां आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन हर परमाणु में अनवरत गति है और बगैर ऊर्जा के कोई गति संभव है? बगैर शक्ति लगाए कोई गति हो ही नहीं सकती। तो ऊर्जा की उपस्थिति कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं, वो हर परमाणु में छुपी हुई है। परमाणु को अगर फर्दर एक्सप्लोज किया जाए तो प्रकट क्या होता है? सारा आकाश गुंजायमान हो जाए, इतनी तेज आवाज धड़ाम की, जैसे ही विस्फोट किया, जैसे एक्सप्लोर किया उसको, इतना तेज चकाचौंध कि आंखें चुंधिया जाए, आप देख न सको। इतना तेज दाह कि सारा सब कुछ आसपास का वातावरण जल के भस्म हो जाए। इतनी तेज तरंगें, रेडियो एक्टिव वेव जो सालों साल कायम रहे। इसलिए जो परीक्षण किए जाते हैं परमाणु के, वो वीराने में किए जाते हैं ताकि कोई जनहानि नहीं हो, कोई धनहानि नहीं हो। पर प्रकट क्या हुआ? एक परमाणु जो सुई की नोक पर करोड़ों की संख्या में ठहर सके, इतना सूक्ष्म जिसको खुली आंखों से तो देखा जाना असंभव, उस एक परमाणु में रहस्यमय रूप से छुपा हुआ क्या था? That was energy, and energy is ever invisible. उसको आप कभी अपने आंखों से देख न पाओगे, लेकिन उसके अस्तित्व से इनकार भी नहीं कर सकते। न देख पाओ इसका क्या आशय? आप शंका करोगे है भी या नहीं, तो वही कायम किए रखे हुए इस पूरी कायनात को, वो ऊर्जा ही पूरी कायनात को कायम रखे, उसी पर तो एग्जिस्टेंस है पूरा। हर परमाणु जुड़ जुड़ करके ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, क्या बना होगा, कल्पना से परे की चीजें हैं। लेकिन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्राण। तो इसलिए प्राण कहाँ है और कहाँ नहीं, ये एक सर्वव्यापक तत्व हो गया। इसलिए हमारे यहाँ एक उक्ति बड़ी मतलब पारंपरिक रूप से बड़ी सहज स्वीकारी हुई, कण कण में, फ्रेज पूरा कर दो, कण कण में भगवान। भग इज ए संस्कृत वर्ड और उसका हिंदी अर्थ होता है शक्ति। भग मानी शक्ति। तो कण कण में वो एनर्जी है या नहीं है? साइंटिफिकली प्रूव। अब संदेह की गुंजाइश नहीं, कण कण में भगवान मौजूद है। फिर उस भगवान को कहाँ ढूंढे? मूर्तियों में, मूर्तियों में भी मौजूद है। ये मत शंका करना कि ये मूर्ति फिजूल है, वो तो जब हर कण में है तो मूर्ति तो उसी का अंश है, तो बाहर कहाँ? पर उस कण कण में व्याप्त ऊर्जा को अब, जो कि एक ऑटोमेशन में चल रही है, सुपर ऑटोमाइज सिस्टम है सारा, आपकी कोई दखल है? ये जो व्यवस्था चल रही है इसमें हमारी अपनी कोई दखल नहीं। हम तो ड्रामा के किरदार हैं, अपना किरदार निभा के चले जाए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी चाहते रहो, कुछ भी करने की कोशिशें करते रहो, अल्टीमेटली होता तो वही है जो होना है। तो हम आप सब केवल उस किरदार के एक हिस्से हैं। तो ये प्राण बड़ा विषय कितना विस्तृत हो गया, पकड़े कैसे इसको? कोई और छोर नजर नहीं आता इस प्राण का। आपने तो यदि हर कण में मौजूद है, तो फिर प्राणायाम का
पहले तो आयाम समझ में आए इसके, इन्फिनिट एक्सपेंशन है इसका, इन्फिनिट, कोई सीमा नहीं, असीम विस्तार है। जिसका इतना असीम विस्तार हो उसको कैसे अब प्राणायाम करना है। आप प्राणायाम की बात कर रहे थे, प्राणायाम यानी प्राण के आयामों पर अपना अधिपत्य स्थापित करना। अभी श्वासों पे कितना अधिकार है हमारा? है थोड़ा बहुत वॉलंटरी कंट्रोल है ना। तेज दुर्गंध उठी, आपने नाक बंद कर ली, इतना तो अधिकार आपका है अपने ऊपर। बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही, आप खूब गहरा श्वास लिया, इतना अधिकार तो है हमारा अपने ऊपर। पर खेल सारा श्वासों का है। इसलिए प्राणायाम को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने परिभाषा दी, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। क्या है प्राणायाम? ये जो सहज बह रही गति, निरंतर बह रही है, जन्म लिया तब से बह रही है, मृत्यु पर्यंत बहती रहेगी, ये निर्बाध चलने वाली गति पर रोक लगा देना, ये रोकने का नाम प्राणायाम। अब बड़ा मुश्किल वाला मामला है। जो शक्ति का स्रोत है, जहां सारी ऊर्जा सन्निहित है, जिसमें सारी ऊर्जा समाहित हो गई है, ऐसे किसी तत्व को अपने अधीन कर लेना सरल विषय नहीं। जैसे हमने सर्कस में देखा शेर को नाचते हुए, रिंग मास्टर के इशारों पर, वैसे शेर हमसे ज्यादा शक्तिशाली, और उस शेर में सारी शक्ति तब तक है जब तक वो जिंदा है। मुर्दा शेर से कोई डरता है? उसको दीवार पर टांग दिया जाता है। तो शक्ति शेर में नहीं थी, शक्ति प्राण में थी, प्राण था तो वो शक्ति थी। तो ऐसी जो शक्तिशाली चीज है उसको काबू करना, वश करना बहुत टेक्निकल और साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। पहली बात तो टेक्निकल, बड़ा तकनीकी दक्षता चाहिए, कुशलता पूर्वक। जो सिस्टम, जो मैकेनिज्म जितना एडवांस होगा, जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको साइकिल चलाना सीखना हो, कितना सरल काम है। आपने एक साथी को अपने साथ में लिया, उसने थोड़े दिन आपका बैलेंस साधा, आपका बैलेंस 2-4 दिन में बनने लगा, अब आप साइकिल आराम से चला लेते हो, कोई समस्या नहीं। बस बैलेंस साधने तक की बात थी। स्पीड लिमिटेड है, इसलिए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म बड़े सरल है। आराम से केवल 2 ब्रेक लीवर है, आपने वो ब्रेक लीवर को एक्टिवेट करना सीख लिया, साइकिल चला ली। स्पीड अगर थोड़ी बढ़ी, यानी साइकिल के बजाय अगर बाइक आपको चलानी है, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म एडवांस होगा। अब उसमें क्लच का सिस्टम भी है, ब्रेक का सिस्टम भी है, एक्सीलेटर भी है, वो सब कुछ जानना समझना पड़ेगा तब जा कर के। तो इसलिए लाइसेंसी के सिस्टम बना दी गवर्नमेंट ने कि भाई बगैर लाइसेंस लिए तुम बाइक अगर चलाओगे, एक्सीडेंट करोगे, लोगों को मारोगे। पहला तुमने ठीक से सीख लिया, इसकी परीक्षा दे दो, तब लाइसेंस मिलेगा। स्पीड और थोड़ी बढ़ी, आप कार चलाने चले तो उसका जैसे ही स्पीड बढ़ी, मैकेनिज्म और एडवांस हुआ, आपकी ट्रेनिंग और थोड़ी सी एडवांस। अब आपको बाकायदा स्कूल, कार ड्राइविंग स्कूल में या फिर किसी साथी के साथ पर कुछ दिनों की ट्रेनिंग के साथ कार चलाना सीखना पड़ता है, सारा मैकेनिज्म समझना पड़ता है। स्पीड बढ़ी है तो बहुत सारे मैकेनिज्म एडवांस हुए, और थोड़ी स्पीड बढ़े तो हैवी व्हीकल्स चलाने हों, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग और सुपीरियर ट्रेनिंग। और कोई विमान चलाना चाहे, हर किसी को कॉकपिट में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो आतंकवादी मान लिया जाएगा।
वायुयान चलाना यानी स्पीड और बढ़ी, और मैकेनिज्म एडवांस हुआ, और ट्रेनिंग एडवांस। और अगर अंतरिक्ष यान में जाना हो तो वही कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, उसके अलावा हर किसी के बूते की बात नहीं है। पर आप देखो महिलाओं का उसमें भी दबदबा है, आपकी कहीं गिनती ही नहीं। तब भी आप शरणम गच्छामि रहा करो। तो जैसे जैसे यान की गति बढ़ रही है, वैसे वैसे मैकेनिकल एडवांसमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट, वैसे वैसे ट्रेनिंग और सुपीरियर और सुपीरियर। अभी किसी को मंगल ग्रह पे भेजे जाने के लिए मानव सहित यान में चुना गया, उसकी पिछले 10-12 साल से अभी तक ट्रेनिंग चल रही है। कब मंगलयान बनेगा, कब उसको उस पर सवार किया जाएगा और कब वो वहाँ पहुँचे, ये एक अलग विषय है। और संयोगवशात वो भी एक महिला है, उसकी ट्रेनिंग चल रही 10-12 साल से लगातार। कितनी गहन ट्रेनिंग होगी, क्योंकि वो अंतरिक्ष यान की गति कितनी होगी, वो तो ध्वनि के वेग से भी तेज, वायु के वेग से भी तेज जब यात्रा करेगा तब। क्योंकि हमारे ठीक पास वाली जो गैलेक्सी है, हम जिस गैलेक्सी के मेंबर हैं, जिस सौर मंडल के, उसके ठीक पास वाली मिल्की वे गैलेक्सी हमसे कुछ लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसको थोड़ा डिराइव करें, कुछ लाख प्रकाश वर्ष। अगर प्रकाश की गति से चलना शुरू करें, सूर्य से हमारे यहाँ 8 सेकंड में प्रकाश ट्रेवल करके आ जाता है, उस गति से चलना शुरू करें तो मिल्की वे गैलेक्सी में एंटर करने में कुछ लाख साल लगे, उम्र ही नहीं इतनी। कैसे उसको एक्सप्लोर करोगे, कोई है तरीका? इतनी तेज गति, इतनी तेज गति पे तो हमारी देह कायम ही नहीं रहेगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी, इस योग्य बनी ही नहीं। तो अंतरिक्ष में जाने की उस अप्रतिम गति, तो फिर परमाणु की गति, प्राण की गति, कल्पना करो आप और हम यहाँ बैठे हैं। अभी हमारे बीच में एक नील आर्मस्ट्रांग, नाम सुना होगा आप सबने, एडविन एल्ड्रिन, दोनों सहयात्री थे। सबसे पहले नॉन, अपने ज्ञात इतिहास में अभी तक का जो इतिहास पता है, उसके पहले कुछ हुआ हो तो हमको पता नहीं है, पर अभी के रिसेंट पास्ट में ये 2 यात्री थे जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा था। वो हमारे बीच बैठे और आंख बंद करें, कितनी देर लगेगी चांद पे पहुंचने में? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। वो ही स्मृति, क्या मैनेजमेंट है, क्या मैकेनिज्म है। एक क्षण में आंख बंद की, याद किया कि चांद पे मैंने पहला कदम कब रखा था। उसको कितने साल बीत गए, 4-5 दशक हो गए। आज भी वो उसकी स्मृति में सजीव होने में कितनी देर लगती, सेकंड्स भी नहीं। तो ये अप्रतिम गति किसकी है? गति किसने की, कौन गया? मन। और मन केवल जिंदा चीजों में होता है, मुर्दा चीजों में कोई मन नहीं। वरना तो कल आपकी बिल्डिंग कहे कि यार नरीमन पॉइंट चले, वहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, चल पड़े आपकी बिल्डिंग। मुर्दा चीज़ों में मन नहीं होता, मन केवल जिंदा चीज़ों में। तो जहाँ जहाँ मन है वहाँ उस मन को गतिमान कौन कर रहा है, शक्ति कौन दे रहा है? जिंदा हो तभी तक मन है ना, मुर्दे का क्या मन, आपने तो आग में डाल दिया उसको, कुछ पता नहीं चलता उसको। तो मन की उपस्थिति वही है जहाँ प्राण है, तो प्राण के अधीन है मन। किसके अधीन है? प्राण के अधीन। प्राण है तो मन है, प्राण का अस्तित्व है तो मन का अस्तित्व। तो गति किसने की? प्राण ने की।
इस प्राण की अप्रतिम गति को कमांड करना मजाक नहीं है। ये महत्व समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको प्राणायाम का, कि जब इन छोटे मोटे सांसारिक यान चलाने में इतनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो इस मन को कमांड करने वाले प्राण शक्ति को कमांड करना कितना टेक्निकली परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो कोई भी एक्सीडेंट होगा तो उसकी सारी जोखिम हमको झेलनी पड़ेगी। इसलिए स्वात्माराम ने, जो कि प्राणायाम के मूर्धन्य उद्घोषक हैं, गिने चुने चंद लोग हुए जिन्होंने प्राणायाम के विषय को लेकर के प्रामाणिक बातें की है। उनमें महर्षि गेरंड है, स्वात्माराम है, और सबसे पहले तो शिव संहिता, शिव ने वर्णन किया है सबसे पहले। तो इसको व्याख्या करते हुए स्वात्माराम क्या कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। क्या तात्पर्य हुआ, प्राणायामेन युक्तेन, युक्ति मानी टेक्निक। युक्ति को अपन आम बोलचाल की भाषा में समझें तो क्या युक्ति मानी जुगत लगाई, युक्ति भिड़ाई, टेक्निक। प्राणायामेन युक्तेन, जो प्राणायाम को युक्ति पूर्वक टेक्निकली परफेक्ट करेगा, सर्व रोग क्षयो भवेत, कोई भी रोग हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, मनोकायिक हो, कोई सा भी रोग हो, उन सबका नाश होता है। और जिनके शरीर के रोग का नाश हो जाता है और जो स्वस्थ हो जाते हैं, वो वही प्रसन्न रहते हैं। जो रोगग्रस्त है वो दुखी रहते हैं, क्लांत रहते हैं। और हम सब प्रसन्न होना चाहते हैं, हम सब सुखी होना चाहते हैं, इसलिए स्वस्थ होना चाहते हैं। इसलिए स्वस्थ नहीं होना चाहते कि रोग से हमारी कोई दुश्मनी है। रोग से दुश्मनी एक ही है कि वो रोग हमको क्लांत कर रहा है, दुखी कर रहा है, कष्ट दे रहा है। अगर रोग कष्ट देना बंद कर दे तो आप तो पाल के रखोगे, पालतू बना करके। रोग कष्ट दे रहा है, आपके दुख को, आपके सुखों को हर रहा है, और हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। और पहला सुख ही निरोगी काया है। तो इसलिए हम निरोगी काया पाने के लिए अगर ये सारा उपक्रम कर रहे हैं तो प्राणायाम टेक्निकली परफेक्ट होना जरूरी है। क्योंकि तकनीक में अगर दोष हुआ आपके करने की, आपके ऑपरेशन में, आप किसी मैकेनिज्म को अगर ऑपरेट करना चाहते हो तो जो ट्रेंड व्यक्ति है वही ऑपरेट कर पाएगा। जितना एडवांस मैकेनिज्म होगा उतनी ट्रेनिंग ज़्यादा तो हर कोई हर यंत्र को नहीं चला सकता। उस यंत्र को चलाने के पहले उसकी यांत्रिक व्यवस्थाएं, उसका परफेक्ट ट्रेनिंग होना जरूरी है। तो प्राणों को चलाने के पहले प्राणों के बारे में सब कुछ जानना और उसकी परफेक्ट ट्रेनिंग होना नितांत आवश्यक है। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। अगर आपने टेक्निकली रॉन्ग किया तो सारे रोग पैदा हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी मशीनी तंत्र को अगर आप बिना जाने समझे अगर चलाओगे तो उत्पात ही होने वाला है। तो यहाँ प्राणायाम करने के सही तरीके ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी सो कॉल्ड प्राणायाम के नाम पर आप में से, यहाँ बैठे लोगों में से लगभग सब कुछ न कुछ जरूर जानते हैं, कुछ न कुछ जरूर करते हैं। वो क्या कर रहे हो, आप कभी अपने आप से प्रश्न किया? प्राणायाम के नाम पे, सो कॉल्ड प्राणायाम, आप क्या कर रहे हो? कोई एक दो नाम गिना दो। क्या बात, बड़ा सब कुछ सुपरिचित सा लगता है कि इसमें क्या खास बात है। आप 15 दिन क्यों वक्त जाया कर रहे हो? ये तो सब हमने टीवी पे देख रखा कर रखा है, सीखा। तो सबसे पहला पैरामीटर जो ये डिसाइड करेगा कि आप जो कर रहे हो वो प्राणायाम है या नहीं, उसका पहला पैरामीटर क्या है? रिटेंशन ऑफ द ब्रीथ। पहला पैरामीटर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर।
अगर श्वास रोक रहे हो तो ही प्राणायाम है, श्वास रोका नहीं गया तो प्राणायाम की श्रेणी में गिनने योग्य नहीं। अब आप दावा जो कर रहे हो प्राणायाम के करने और जानने का, तो अब तय कर लो खुद, क्या वाकई आप प्राणायाम कर रहे थे अभी तक, या केवल श्वास का विलास कर रहे थे? तो जिस प्राण को आप काबू करना चाहते हो, आप उसको कितना जानते हो? काबू किसको करना है? श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। आपकी बात बिल्कुल तथ्यपूर्ण है कि श्वास और मन एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग अलग नहीं, अटूट बंधन है। जहाँ श्वास जाएगा वहाँ प्राण का जाना अनिवार्य है, मन का जाना अनिवार्य है। जहाँ मन जाएगा वहाँ प्राण का प्रवाह अनिवार्य है। अकेला रह ही नहीं सकता। आप अकेला टेल अपनी जेब में नहीं रख सकते, अकेला हेड अपने पास नहीं रख सकते। हेड और टेल जब भी रहेंगे साथ में, उनके पृथकता का कोई उपाय ही नहीं है। ऐसे प्राण और मन है। इस पे आगे विस्तार से बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पर आज टेक्निक्स की अगर बात करें तो रिटेंशन में प्रॉब्लम क्या है? रोक लो, नाक बंद करो, श्वास रोक लो, हो गया प्राणायाम। होता क्या है, आप रोक पाते हो थोड़ी देर, फिर क्या होता है? बेचैनी होती है, घुटन होती है, तनाव होता है। इसलिए फ्रॉम नो ब्रीथ टू नो ब्रीथ, जिसको काबू करना, रिंग मास्टर ने शेर को इशारा किया और वो जलती हुई आग के भीतर कूद गया। हमने देखा होगा बचपन में, आपको सबको याद होगी। अब सर्कस बंद हो गए, मेनका गांधी जी की कृपा से। पहले सर्कस हुआ करते थे, वो बब्बर शेर, खूंखार, आपको देख कर रूह कांप जाए आपकी। और वो रिंग मास्टर एक इशारा करता है और वो कहाँ कूद जाता है? एक बड़े से लोहे के रिंग पे आग लगा रखी, वो आग के भीतर कूद गया। ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। हमने खेल खेल में देखा कितना बड़ा परिवर्तन उस रिंग मास्टर ने शेर की प्रकृति स्वभाव बदल दिया। स्वाभाविक रूप से हर जंगली पशु आग से डरता है। इसीलिए तो पुराने जमाने में मशाल लेकर के चलने की परिपाटी नहीं है कि जंगल के भाग से होकर के गुजरना है तो मशाल लेकर के चलो, वो हिंसक पशु आपसे दूर रहें, भयभीत रहते हैं। सबसे बड़ा भय दुनिया में मृत्यु का, मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं। और वो शेर जो कि एक जिसको हम कहें कि बेजुबान जानवर, उसको कैसा कैसा ट्रेन किया कि उसके अंदर से मृत्यु का भय निकाल दिया। क्या कमाल किया। वो निडर होकर के एक इशारे पे उसके आग में कूद गया, जबकि उसको नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से उसके स्वभाव में ये गुण है कि आग से दूर रहना। ये किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया उसको, स्कूल में पढ़ने नहीं गया कि आग से डरा करो। नैसर्गिक है ना। उसके स्वभाव में बदलाव, कितना बड़ा बदलाव। उसने क्या किया? उसने उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव, उसके गुण, उसके दोष, उसका उठना बैठना, उसकी पसंद नापसंद, हर चीज की बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की और अकॉर्डिंगली एक्ट किया। जब तक दो लोगों के बीच परस्पर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समता न हो, तब तक दो लोगों में दोस्ती नहीं होती। दोस्ती की एक ही शर्त है, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक साम्य होना चाहिए। तो उसने, रिंग मास्टर ने क्या किया? समय क्या हो रहा है? आज का टाइम हो गया मुझे लगता है।
15 मिनट है। 15 साल तो रिंग मास्टर ने क्या किया, उसने उसकी एक एक एक्टिविटीज का बहुत बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया और अकॉर्डिंगली एक्ट किया। जब उसने उसके बिल्कुल उसके साथ एक तालमेल बिठा लिया, तब शेर के मन में ये विश्वास पैदा किया कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा हितैषी है, ये मेरा अहित नहीं करेगा। कितना बड़ा विश्वास जीता है उसका। और तब उसने एक इशारा किया, आग में कूद। आपको किसको ट्रेन करना है? आपकी श्वासों। आपने कभी अपनी श्वासों को जाना का है? पड़ोसी से तो नहीं लाए हो कि आज प्राणायाम सीखने जाना, श्वास उधार है। आपकी अपनी श्वास, न केवल आपकी अपनी, बल्कि एकमात्र आपकी सच्ची जीवन साथी है। इससे बेहतर कोई आपका जीवन साथी। बाकी कस्में वादे प्यार वफा सब बातें छूट जाएंगी। सच्चा जीवन साथी आपकी श्वास, उसके बारे में कितना जानते हैं? कभी फुर्सत ही नहीं मिली उसकी तरफ देखने की। कैसी विडंबना है, जिस पर पूरा जीवन निर्भर है आपका, जो आपके जीवन का आधार है, उससे आप बिल्कुल अनजान हो। श्वासों को जाने बगैर कैसे काबू करने की बात करते हैं? जो सबसे शक्तिशाली तत्व है, प्राण सारी शक्तियों का स्रोत है। और उस प्राण जिस श्वास को चला रहा है, वास्तव में श्वास में और प्राण में संबंध क्या है? आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी चल क्यों रही थी? किसके आधार पर चल रही थी? पहिए चल रहे थे तो चल रही था ना गाड़ी। अगर पहिए ना घूम रहे होते तो गाड़ी चलती। तो जैसे ही स्पीड ब्रेकर आया, आपने दरवाजा खोला, जाके पकड़ लिया पहिए को। ऐसा कुछ करते हैं क्या? अभी आ गए लोगों की क्या जोक सुना रहा हो? क्या करते हैं? ब्रेक पुश किया, पूरा सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने ड्रम्स को जकड़ दिया, गाड़ी रुक गई। तो घूमना रुका पहियों का, रोका किसने? ब्रेक लीवर। जैसे वहां ब्रेक लीवर और पहिए का संबंध है, ऐसा यहाँ प्राण का और श्वासों का संबंध। जब जब आपकी मनोदशा, प्राण और मन एक ही अभी अपन ने डिस्कस किया, जब जब आपकी मनोदशा उद्विग्न होती है, जब मन में उत्तेजना होती है, श्वासों की दशा क्या होती है? और जब जब आपका मन शांत होता है, तब श्वास की दशा, आपका मन शांत, बड़े आराम से चलता है। संकेत ही नहीं करता, बल्कि आने जाने का पता ही नहीं चलता। जब आप गहरी नींद में हो तो आपको पता लगता है, कभी दिमाग में आया कि अरे श्वास चल भी रही कि नहीं चल रही? सोचना नहीं पड़ता, चल रही। तो जो इतना स्मूथली रन कर रही है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका ब्रीदिंग पैटर्न। प्राण बह रहा है, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? आपका ब्रीदिंग पैटर्न रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसे? एक खरगोश कितने दिन जीता है? खरगोश की उम्र कितनी सामान्य? 15 से 20 साल। एक कछुए की उम्र कितनी? 100 ऑफ ईयर्स। फर्क क्या दोनों में? ब्रीदिंग पैटर्न दोनों का इंटायरली डिफरेंट है। कछुआ हुआ, कुत्ता हुआ, कैसे श्वास ले रहे हैं? कुत्ता निरंतर श्वास, तेज चल, और ये उसकी मजबूरी है, ये उसका जेनेटिकल स्पेशलिटी। वो उसका जेनेटिक्स से ऐसा बना हुआ है, उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, उसके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसको जल्दी जल्दी श्वास लेना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं।
और एक कछुआ जब विपरीत परिस्थिति होती, जमीन में गड्ढा करके समाधि लगा के सो जाता है, लिटरली श्वास लेता ही नहीं, 6 महीने खाना ही नहीं खाता, न मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है कुत्ते की तुलना में, तो इसलिए उसकी आयु ज्यादा। तो सारा का सारा संबंध श्वासों से प्राण की गति का, और प्राण से श्वासों की गति, श्वासों की गति रिफ्लेक्ट हो रही है, प्राण की गति को दर्शा रही है, और यही आपके उम्र का निर्धारण कर रही है। तो कौन जल्दी मरना चाहता है? सब दीर्घायु होना चाहते हैं। तो श्वासों को क्यों काबू करना, यहाँ उत्तर मिल रहा है उसका। क्यों जीवेद शरदा शतम, डॉक्टर साहब बैठे हमारे बीच में, वो कहते हैं 100 साल जीने की कामना करो, स्वस्थ जीने की कामना करो। 100 साल तक आपके नेत्र आपको दर्शकों का आनंद देते रहे, आपकी श्रवण इंद्रिय सुनती रहे, आपकी नासिका से गंध आती रहे, पूरे 100 साल तक आपके शरीर के सारे अंग उपांग ठीक ठीक काम करते रहे, आप लाइफ को एंजॉय करो 100 साल तक। ऐसी अवस्था कब आएगी? जब प्राणों के वेग आपके नियंत्रण में। अगर प्राणों के वेग आपके नियंत्रण में नहीं तो वो आयु क्षय होगी। और अभी तो नया फैशन चला है वेट लॉस करने के लिए मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना। अब आप मेटाबॉलिक रेट बढ़ा के क्या कर रहे हो? कछुआ होने की बनिस्बत कुत्ता होने की कोशिश कर रहे हो। रिवर्स जर्नी है ना ये तो। आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा है, यानी आपके शरीर की क्षय की गति तेज। तो अपने श्वासों को पहचाने बगैर उनके सामान्य गतिविधि में हस्तक्षेप करना मूर्खतापूर्ण। तो सबसे पहली जरूरत किस बात की है? अपने श्वासों को पहचानने की। नो ब्रीथ, फिर आप आखिरी नो ब्रीथ उसके अंतिम पड़ाव पर। समय देखो चलो, आज पहली बार आप सब तैयार हैं? अपनी श्वास को विजुअलाइज करना है। क्या करना है? पहली बार परिचय पाओ आपकी श्वास से, रूबरू हो जरा उसके साथ जुड़ो, कनेक्ट हो अपनी श्वास के साथ। अभी तक आप कनेक्ट नहीं हुए हो, अभी कनेक्ट हो पहली बार। जानो कि ये क्या सब कुछ चल रहा है। तैयार हैं सब लोग? ओंकार नाद से शुरू करेंगे। तो रीढ़ गर्दन से सीधा, आंखें बंद। न झुककर बैठे न तन कर बैठे, सहज सुखपूर्वक सीधा बैठे। मेरी आवाज आ रही पीछे तक? हाँ नहीं आ रही? आप आगे आ जाओ। हाँ नहीं, और चालू होगा, उसको पकड़ के रखना मेरे लिए मुश्किल। करते हैं कोशिश। चलो, रीढ़ गर्दन से सीधा, आंखें बंद। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना। मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबी गहरी श्वास भर लें।
हाथ आराम से नीचे रख लें, पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। लेश मात्र भी प्रयत्न नहीं, तनिक सी भी चेष्टा नहीं, जरा सी भी कोशिश न हो। श्वास जैसा भी चल रहा है उसे अपने नितांत सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक वेग से बहने दें। श्वास की गति का भी कोई चिंतन न करें, चाहे यह तेज चले तो तेज, धीमा चले तो धीमा, चाहे लंबा चाहे छोटा, चाहे उथला चाहे गहरा। श्वास जैसा भी चल रहा है उसे अपने नितांत सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक वेग से बहने के लिए स्वाधीन छोड़ दें। श्वास की दिशा या दशा में कोई परिवर्तन लाने का प्रयास न करें। इस सहज भाव से, निष्प्रयत्न भाव से, निश्चेष्ट भाव से बह रही श्वास को साक्षी भाव से देखें, दृष्टा भाव से देखें, एक दृश्य की मानिंद देखें। स्वयं को श्वास से पृथक रखते हुए इसे किसी घटित हो रही घटना की तरह देखें। तटस्थ भाव से देखें, जैसे मानो तट पर खड़े सागर में उठ रही लहरों को देख रहे हों। ठीक वैसे ही इस देह के तल पर श्वासों के आवागमन को देखें। हमारी संपूर्ण चेतना केवल और केवल श्वास पर ही केंद्रित हो जाए। पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से, पूरी सजगता और सतर्कता से प्रत्येक श्वास को देखें। ध्यान रहे एक भी श्वास चूकने न पाए। हमारे जाने बगैर न कोई श्वास अंदर आए, हमारे जाने बगैर न कोई प्रश्वास बाहर जाए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास की सजग पहरेदारी करें, चौकस निगरानी करें। एक सजग प्रहरी की भांति प्रत्येक आती जाती श्वास को देखें। हमारी संपूर्ण चेतना केवल और केवल श्वास पर ही घनीभूत हो जाए। एक भी श्वास हमारी चेतना से विलुप्त न होने पाए। अपनी इस संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित कर देख लें। यह संपूर्ण श्वसन दो भागों में संपन्न हो रहा है। दो भिन्न भिन्न घटनाएं इस संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। श्वास का अंदर आना, प्रश्वास का बाहर चला जाना। वायु की दो सर्वथा विपरीत गतियां, दो सर्वथा विपरीत दिशाएं, दो सर्वथा विपरीत प्रवाह, इन्हें एक दूसरे से पृथक पृथक कर देख लें, अलग अलग कर जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन्हें भलीभांति एक दूसरे से अलग अलग पहचान लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो उसे अंदर आते हुए अनुभव कर लें, और जब प्रश्वास बाहर जा रही है तो उसे बाहर जाते हुए अनुभव कर लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो वायु बाहर से देह के भीतर की दिशा में प्रवाह कर रही है, और इसके विपरीत जब प्रश्वास बाहर जा रही है तो वायु देह के भीतर से बाहर की दिशा में गति कर रही है। इन दोनों सर्वथा विपरीत गतियों को, सर्वथा विपरीत दिशा के प्रवाहों को एक दूसरे से पृथक पृथक कर देख लें, अलग अलग कर जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन्हें भलीभांति एक दूसरे से अलग अलग पहचान लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो वायुमंडल में व्याप्त वायु देह में प्रवेश करती जा रही है और वह देह में ही घुल मिल जा रही है।
विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। जब प्रश्वास बाहर आ रही है तो देहांतर्गत वायु देह से निर्गमन करती जा रही है, नासा छिद्रों से बहिर्गमन कर यह वायुमंडल में प्रवेश पाते ही तत्क्षण ही उसी में घुल मिल जा रही है, विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। अंदर आने के पूर्व तक जो वायु इस वायुमंडल का अभिन्न अंश थी, जिसका अपना वायुमंडल में कोई पृथक अस्तित्व नहीं था, किंतु देह में प्रवेश करते ही यह वायुमंडल से पृथक होकर अब हमारी नितांत निजी, अब हमारी अपनी वैयक्तिक बनकर हमारी इस देह के एक एक कण कण में व्याप्त होती जा रही है, एक एक रोम छिद्र में समाती जा रही है, एक एक अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर ही अंदर आई हुई वायु हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश में घुल मिल गई है कि अब इस अंदर आई हुई वायु का देह से पृथक अपना कोई भी अस्तित्व शेष नहीं रहा। यह देह का एक अभिन्न अंश बन चुकी है। देह से निर्गमन के पूर्व तक जो वायु इस देह का अभिन्न अंश थी, जिसका अपना देह से पृथक कोई अस्तित्व नहीं था, किंतु देह से निर्गमन करते ही, नासा छिद्रों से बहिर्गमन करते ही यह देह से मुक्त हो रही है और वायुमंडल में प्रवेश पाते ही यह तत्क्षण ही उसी में घुल मिल जा रही है, विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। कुछ इस कदर ही बाहर आई हुई वायु इस समूचे वायुमंडल में ही विलीन हो गई है कि अब इस बाहर आई हुई वायु का वायुमंडल से पृथक अपना कोई भी अस्तित्व शेष नहीं रहा। यह वायुमंडल का एक अभिन्न अंश बन चुकी है। देह के भीतर और बाहर, बाहर और भीतर समग्रता से, सघनता से मानव वायु का ये कथा सागर हिलोरे ले रहा है, जिसके अतल तरंगे निरंतर आती जाती श्वास और श्वास के रूप में देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर निरंतर आवागमन कर रही हैं। वायु के इस अथाह सागर के बीच हमारी यह देह कुछ इस प्रकार स्थित है जैसे मानो सागर में गागर, जैसे मानो गागर में सागर, जैसे भरा भरा जल में जिसके बाहर भी सर्वत्र सर्वाधिक दसों दिशाओं में अथाह जल राशि, और घट के भीतर भी वही जल ही जल व्याप्त हो, बाहर भी वही जल, भीतर भी वही जल और मध्य में घट केवल घट का आवरण, अथवा जैसे खाली घड़ा आकाश में जिसके बाहर भी सर्वत्र सर्वाधिक दसों दिशाओं में वह अनंत आकाश, और घट के भीतर भी वही आकाश मौजूद हो, बाहर भी वही आकाश, भीतर भी वही आकाश और मध्य में घट केवल घट का आवरण। ठीक वैसे ही इस देह के बाहर भी सर्वत्र सर्वाधिक दसों दिशाओं में वह सर्वव्यापक वायु, और वही वायु देह के भीतर भी, देह के कण कण में, रोम रोम में एक एक अणु परमाणु में व्याप्त है। बाहर भी वही वायु, भीतर भी वही वायु और मध्य में देह केवल देह का आवरण। यही सर्वव्यापक वायु निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में तरंगों की तरह देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर निरंतर आवागमन कर रही है। केवल आती जाती इन वायु को का दर्शन करें। आ रही श्वास को आते हुए और जा रही प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। वापस आंखें खोल लें। आपने अपनी श्वास को आज पहली बार देखा, उसको आते हुए दो उभय पक्ष इसके, आना और चला जाना, दोनों को हमने पृथक पृथक करके पहली बार देखा। आज पहला परिचय मिला हमारा हमारी श्वासों से। तो ये श्वासें अपने वेग से बहती, अपने स्वाभाविक वेग से, और ये स्वाभाविक वेग व्यक्ति व्यक्ति से बदल सकता है। हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकता है, होता ही है। ये उसकी अपनी नैसर्गिक विशेषता है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है, दूसरे से भिन्न है, और यही भिन्नता श्वासों की लय में परिलक्षित होती है, प्रकट होती है। तो आज हमने जिन श्वासों को देखा, हमने इस प्रारंभिक सोपान को 3 भागों में बांट रखा है। पहला भाग इसका है अनुपश्यन, जो भी हमने किया, अनुभूति पूर्वक अपनी ही श्वासों का दर्शन करना, ये अनुपश्यन। इसके बाद की सोपान है अनुगमन,
अब हम ऐसा पीछा करेंगे उसका कि जैसे किसी गुप्तचर के द्वारा किसी का पीछा करके उसके बारे में सारे रहस्य पता किए जाए, ऐसे हम अपनी श्वासों के रहस्य पता करने के लिए उसका पीछा करें। तो वो दूसरी प्रक्रिया होगी अनुगमन। और तीसरा प्रयोग है अनुकूलन। फिर वो सहज बह रही श्वास को एक ऑप्टिमम लेवल पर, एक नॉर्मल लेवल पर लेकर के आना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना जो सबके लिए आदर्श हो। श्वासों का के लय पर काम करना है, तीसरा सोपान वो है। उसके बाद आगे फिर प्राणायाम के अनेक प्रयोगों में हम प्रवेश करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद आप सबने जिस गंभीरता पूर्वक और तन्मयता से सुना। और इसी सत्र में पहले 1 या 2 दिन प्राय हम विषय पर इसी तरह से चर्चा करके समझने की कोशिश करते हैं और तब फिर प्रैक्टिकल में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद। हरिओम। आखिर में उठते उठते एक बार ओंकार नाद कर लें सब लोग, 3 बार लंबी गहरी श्वास। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। समय के लिए बोलो, समय 5 मिनट पहले अब वो जरूर आप सबको अनाउंस चालू करें। हेलो सभी, कल से ध्यान रखें, सब 6 बजे बिल्कुल शार्प 5 मिनट पहले आसन ग्रहण 5 मिनट पहले आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।